बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने ह्यूमन मेमोरी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरीज स्टडी की। लास्ट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसका हमने ओवरव्यू देखा था। तो आज हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्दर स्टडी करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी बेसिकली मेन रिसोर्स है, बिकॉज लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो आपको डिफाइन करती है कि आप कौन हैं, क्योंकि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप उसी की बेस पे अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो क्या है, मेन रिसोर्स है। लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ एपिसोडिक मेमोरी एंड सेकेंड इज़ सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मीन कि आपकी लाइफ के जो भी इवेंट्स, एक्सपीरियंस, एक्शंस, ये जो चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ को डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ से ये इवेंट्स, ये एक्सपीरियंस बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। उन्हें हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में याद करते हैं, इन अ सीरियल फॉर्म, एक सीक्वेंस में याद रखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, जैसे कि योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बचपन में आप कौन से टॉय के साथ ज़्यादा खेलते थे? आपने पहली साइकिल कब और कौन सी ली थी? देन फर्दर टाइम स्पेंड होने के बाद फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब, फर्स्ट मूवी जो आपने अपने दोस्तों के साथ देखी हो। अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया तो फर्स्ट टाइम जब आपने प्लेन में ट्रैवल किया, तो ये क्या है, कुछ आपके एक्सपीरियंस हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो आपके टाइम टू टाइम लाइफ के साथ बिलोंग कर रहे हैं और आप इन्हें एक सीक्वेंस में याद रखते हैं। देन बात करते हैं सिमेंटिक मेमोरी की। सिमेंटिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी मीन्स आपने जो भी स्किल्स सीखी होती हैं और जितना भी नॉलेज एक्वायर किया होता है, ओके, दैट इज सिमेंटिक मेमोरी। इसके लिए एग्जांपल्स कोट करता हूँ, लाइक वी नो दैट ग्रास इज ग्रीन, बिकॉज बचपन में जब हम लोग नर्सरी या केजी में थे तो वहाँ पे हमें बार बार बताया जाता था कि स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन, नेम ऑफ कलर्स हमें याद करवाएंगे। तो वो जो चीज़ें हमने बार बार रिपीट की वो हमारी मेमोरी में स्टोर हुई और हमें पता चल गया कि ग्रास क्या है, ग्रीन है। देन आप सीजर चलाना आपने सीखा है, ठीक है, आपको आता है सीजर चलाना। आपको मोबाइल चलाना आता है, आपने मोबाइल चलाना सीखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, आपकी सिमेंटिक मेमोरी में आती हैं। अब कहा यह जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, सिमेंटिक मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इस तरह स्टोर होती है। वैसे तो ये कोई भी बता नहीं सकता कि ह्यूमन मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर किस तरह होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में ये चीज़ बताई जा रही है कि सिमेंटिक मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक एंटिटी है, एनिमल। एनिमल which breathes and move, ओके। और इसका एक इंस्टेंस आ रहा है हमारे पास, डॉग। डॉग हैज़ 4 legs, डॉग बार्क्स। इसका एक और इंस्टेंस है हमारे पास, शिप डॉग। और शिप डॉग में आप देखें कि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि शिप डॉग ब्रीथ्स, लेकिन ये जो एरोज हैं ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये इनके दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, by relationship child and parent nodes we know that sheep dogs also breathe। यही बात है ना कि इसके रिलेशनशिप की वजह से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एनिमल में डॉग आता है, शिप डॉग आता है, तो ज़ाहिर है अगर डॉग ब्रीथ कर रहा है तो शिप डॉग भी ब्रीथ कर रहा है। ये होता है, क्या नाम है, सिमेंटिक नेटवर्क। इसे सिमेंटिक मेमोरी आपके पास जो सेकेंड मॉडल आ रहा है दैट इज़ फेम्स मॉडल। आप अपनी बुक में देखें तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें टाइप्स एंड सब टाइप्स की बेस पे रिलेशनशिप बनाए जाते हैं।
डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज स्पेसिफाई की जाती हैं। फ्रेम्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास 2 फ्रेम्स हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है डॉग और इसकी सब टाइप है हमारे पास कोली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स, डिफ़ॉल्ट एंड वेरिएबल्स 3 तरह से इसकी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। फिक्स में मीन के इसकी हमें पता है कि डॉग की 4 लेग्स होती हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में कि कोई इन्फॉर्मेशन पहली बात तो यह है कि चेंज नहीं होगी, अगर चेंज होगी भी तो माइनर सा चेंज होगा। जिस तरह हम सॉफ्टवेयर की सेटिंग में जब चेंजेस करते हैं तो पहली बात तो होती है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर चेंज करें भी तो माइनर सा चेंज करते हैं। उस वेरिएबल के मीन साइज़ जो है वो वेरी करता है। इसी तरह आप सेकंड टाइप देखें, इसकी डॉग की टाइप देखें, सब टाइप, तो इसमें भी फिक्स, डिफ़ॉल्ट एंड वेरिएबल्स 3 तरह की इंफॉर्मेशन ही सेव हो रही है। तो ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में हमारे माइंड में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स कहते हैं। थर्ड मॉडल आपके पास आता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मॉडल हियर। ओके, इस मॉडल में ये कहते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें सेव हो रही होती हैं वो स्क्रिप्ट की फॉर्म में सेव होती हैं। मीन यहाँ पे एक सिचुएशन को समझते हैं। किसी भी सिचुएशन के लिए हमारे पास एंट्री कंडीशंस, रिजल्ट्स, प्रॉप्स, रोल्स, सीन्स एंड ट्रैक्स होते हैं स्क्रिप्ट मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन ने एक अपने डॉग को, डॉक्टर को चेक करवाना है। ठीक है, तो उसको एग्जामिन करवाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। उसके लिए देखते हैं हमारे पास एंट्री कंडीशंस क्या होंगी। पहली बात है डॉग इल होगा। ठीक है, देन वेट ओपन, के जो उसका क्लिनिक है वो ओपन होगा। ठीक है, ऑनर हैज़ मनी, ऑनर के पास पैसे होंगे तो तभी वो डॉक्टर के पास जा सकेगा। रोल्स क्या होंगे हमारे पास, वेट एग्जामिन, डायग्नोज, ट्रीट्स, के जो भी हमारा डॉक्टर होगा वो क्या करेगा कि डॉग को एग्जामिन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, एग्जाम करने के बाद डायग्नोज करेगा कि इसको बीमारी क्या है, फिर उसे ट्रीट करेगा। ओनर ने डॉग को लाया, ठीक है, उसने पेमेंट की और फिर अपने डॉग को क्या किया, उसने टेक आउट कर दिया, डॉग को लेके चला गया। रिजल्ट्स में क्या होगा कि डॉग बेटर, ओनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा डॉग जो है वो बेटर हो जाएगा। उसके बाद वेट रिचर, के जो हॉस्पिटल है उसे पैसे मिल जाएंगे। प्रॉप्स में क्या आएगा, एग्जामिनेशन टेबल, के जिस टेबल पे उसने रख के तो डॉग को एग्ज़ाम करना है, मेडिसन्स और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। सिंस अराइविंग एट रिसेप्शन, ओनर रिसेप्शन पे आएगा। वेटिंग इन रूम, डॉक्टर का वेट करेगा। एग्जामिनेशन, पेइंग, और वही बात है कि डॉक्टर चेक करेगा डॉग को और उसके बाद पेमेंट होगी। ट्रैक्स में क्या आएगा, डॉग नीड मेडिसिन्स, के डॉक्टर ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं कि डॉग को मेडिसिन्स की नीड है या ऑपरेशन की नीड है। तो ये था स्क्रिप्ट मॉडल कि एक इंफॉर्मेशन जो है हमारे माइंड में किस तरह सेव होती है, किस तरह ऑर्गेनाइज होती है। ओके, अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है। तो इट्स बिकॉज ऑफ रिहर्सल। ये हमने जब लॉन्ग टर्म मेमोरी का ओवरव्यू लिया था वहाँ पे भी हमने स्टडी किया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन थ्रू रिहर्सल स्टोर होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को जब हम बार बार रिहर्सल करते हैं या किसी भी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन रिहर्सल के साथ साथ यहाँ हमारे पास 3 और पॉइंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेन रोल प्ले करते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है टोटल टाइम हाइपोथेसिस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम, और थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फेमिलियरिटी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं।
फर्स्ट वन इज़ रिहर्सल, ठीक है। अगर किसी भी शॉर्ट मेमोरी को बार बार रिहर्सल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें इस चीज़ की भी को अच्छे से समझ आ चुकी है। जैसे कि एग्जांपल कोट करता हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट डे आप जब यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी से आपके घर का रास्ता वो क्या था, शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, आपको शायद याद ना रहा हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ के नहीं, उस एरिए के नहीं हैं, ठीक है, तो बार बार आते हैं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर जाते हैं तो वो रास्ता आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। दैट इज रिहर्सल। नेक्स्ट इज टोटल टाइम हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है, अमाउंट लर्न वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द टाइम स्पेंट लर्निंग। क्या मतलब है इस बात का, मीन जितना टाइम हमने रिहर्सल पे दिया, जितनी बार हमने उसको रिपीट किया, ठीक है, उतना ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ का हमारे पास आ जाएगा, हमारे माइंड में आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि किसी इवेंट में आप फर्स्ट टाइम किसी बंदे से मिले, ठीक है, तो दोबारा कहीं आपकी उस बंदे से मुलाकात हो गई तो आपको कहेगा कि मुझे पहचाना, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका रिटर्न टाइम कम होता है, रिहर्सल टाइम कम होता है, क्योंकि आप एक ही बार मिले हैं तो चांसेस हैं कि आप उस बंदे को नहीं पहचानेंगे। लेकिन अगर आप 2-3 बार और भी कहीं आपकी मुलाकात हुई सेम पर्सन के साथ और कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी ऐड हो गया तो फिर चांसेस हैं कि आपको वो पर्सन याद रहेगा, ठीक है, ख़ास तौर पे वो जब रेफरेंस भी ऐड हो गया। तो दैट इज़ टोटल टाइम हाइपोथेसिस। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम। तो ये डिपेंड करता है कि हम लर्निंग में कितना टाइम ले रहे हैं। जैसे आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हैं और आपके यहाँ पे कंसेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लर्निंग टाइम कितना है, 20 से 25 मिनट होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ ही बुक को रीड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका लर्निंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। मे बी कोई टॉपिक है या कोई पॉइंट है जो वीडियो से आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप जब खुद बुक को रीड करेंगे तो इट माइट बी चांस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन कम होगी, आपने स्टडी को कम टाइम दिया होगा, तो जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कम आएंगे, या कोई टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कम आएंगे। इसकी वजह क्या थी कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन टाइम था इन लर्निंग टाइम, ठीक है, आपने वो कम लिया, आपने उसको डिटेल में स्टडी नहीं किया, जस्ट 2-3 लेक्चर स्टडी किए, अपने कंसेप्ट्स क्लियर किए और निकल गए, ठीक है। तो थर्ड वन इज स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड फेमिलियरिटी। मीन आपको किसी चीज़ के स्ट्रक्चर का पता है और आप उससे फेमिलियर हैं, तो वो चीज़ याद करना आपके लिए आसान है। जैसे लेक्चर में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये लेक्चर जो है ये इंग्लिश में नहीं उर्दू में हो, तो क्या है, क्योंकि जो इंग्लिश में चीज़ें हैं ये आपको स्लाइड्स पे भी मिल रही हैं, बुक्स पे भी मिल रही हैं, लेकिन लेक्चर जब आपका उर्दू में होगा, ऐसी लैंग्वेज में होगा जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी, उसका स्ट्रक्चर, उसके मीनिंग से आप फेमिलियर होंगे, तो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉरगेट कैसे होती है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी डिके के थ्रू फॉरगेट होती है, इंटरफेरेंस के थ्रू फॉरगेट हो जाती है। तो दोनों को वन बाय वन देखते हैं। डिके मीन कि इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट ग्रेजुअली बट वेरी स्लोली। एज के साथ डिके आ रहा होता है, या फिर आप कोई ऐसी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं जो आपकी मेमोरी को स्लोली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिके, जहाँ पे आपकी मेमोरी लॉस हो रही होती है, आपकी मेमोरी का कुछ पोर्शन लॉस हो रहा होता है, ग्रेजुअली बट वेरी स्लोली। सेकेंड इज इंटरफेरेंस। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन 2 तरह से इफेक्ट हो रही होती है। फर्स्ट जो है सिनेरियो, जिसे हम रेट्रोएक्टिव कहते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है
आपकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ रिप्लेस हो जाती है, दैट इज रिट्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी ओल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ रिप्लेस हो जाती है, ठीक है, दैट इज प्रोएक्टिव। यहाँ पे एक एग्जांपल कोड करता हूँ कि आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, अपना मोबाइल हर बंदे को याद होता है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आप मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं। तो जब आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया तो वो आपकी जो न्यू मोबाइल नंबर है वो ओल्ड मोबाइल नंबर के साथ रिप्लेस हो गया। अब आप न्यू मोबाइल नंबर को याद करेंगे, ओल्ड इन्फॉर्मेशन को चांस है कि आप ओल्ड मोबाइल नंबर को भूल जाएंगे, दैट इज रिट्रोएक्टिव, ठीक है। तो अभी बहुत बार होता है कि कोई आपसे नंबर पूछता है तो ज़ाहिर है पुराना नंबर तो आपको फ्रिक्वेंटली आपकी ज़ुबान पे होता है या फिर आपकी मेमोरी में होता है, तो अनइंटेंशनली आप अपना पुराना नंबर बोल देते हैं कि वहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं होती, आपकी अटेंशन नहीं होती, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पे अपना ओल्ड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो वो क्या है, प्रोएक्टिव, कि बाय मिस्टेक आपने अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ रिप्लेस कर दी है, ओके। अच्छा, ये बात याद रखना कि हमारी जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो सिलेक्टिव होती हैं, हमें वही चीज़ें याद रहती हैं जो हम याद रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं इमोशंस की, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो इमोशंस के थ्रू भी इफेक्ट होती है। कैसे कि किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी को कोई बहुत बड़ा सदमा मिला है, तो उसके बाद से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में अटेंशन की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जब उस हादसे के बाद या उसके बाद से आपकी अटेंशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप किसी भी चीज़ की तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं देते। तो ये एक केस भी होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी इफेक्ट होती है। दूसरी बात ये होती है कि हम खुद से किसी चीज़ को बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है, सबकॉन्शियसली, तो भी हम भूल सकते हैं, हम अपनी मेमोरी का वो पोर्शन क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में है, उसको हम सोचते हैं और सोच के उसको अपने सामने लाना चाहते हैं, ठीक है, तो दैट इज रिट्रीवल, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिट्रीवल। इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक है रिकॉल एंड सेकंड इज रिकॉग्निशन। रिकॉल क्या है कि किसी भी चीज़ को हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से ही अपने ज़हन में बात कह रहे हैं कि वो क्या चीज़ थी, मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज रिकॉल, ओके। और रिकॉग्निशन क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जाते हैं या फिर किसी इवेंट पे जाते हैं और किसी भी चीज़ को देख के आपको पुरानी मेमोरी याद आ जाती है, दैट इज रिकॉग्निशन, ओके। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।